सबसे पहले मैंने कहा था जी कि नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लें। मेरा ख्याल है सबके पास है। सही ख्याल है कि गलत है? सबके पास है नोटपैड प्लस प्लस। सो मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट पर जाएं, वहाँ पर जाकर नोटपैड प्लस प्लस लिखें, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, तो वो आ जाएगा। कोडिंग के बगैर आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोडिंग को पहले समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये देखें मेरे पास आ चुका हुआ है। ये इंटरनेट से इंस्टॉल करें, इसमें कोई इतनी खास मुश्किल बात नहीं है कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है। ये मैंने इसे खोल लिया। ये हमने सबसे पहले इसका सिंटेक्स पढ़ा था। सिंटेक्स सबको क्लियर है कि HTML फाइल का सिंटेक्स क्या होता है और HTML फाइल को सेव कैसे करते हैं। हमने कहा था भाई यहाँ से फाइल में गए, फाइल से सेव एज में गए, ठीक है, और यहाँ पर आकर हमने अपनी फाइल का नाम रखा। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ सेकेंड डे। और नीचे से हमने क्या किया था, इसकी टाइप को चूज़ किया था और यहाँ से हमने आकर इसकी टाइप को HTML करना था। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाली फाइल। तो इसको सेव किया यहां से। अब ये फाइल बन गई। हमने क्या कहा था, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML पर एंड हो रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा होता है, हेड का, और यहाँ पर हेड एंड हो गया। जहाँ पर हेड एंड होता है वहाँ से कौन सा पार्ट शुरू होता है, बॉडी का पार्ट वहाँ से शुरू होता है। और ये बॉडी में हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने ये कल सीखा था टाइटल और फेविकॉन इमेज। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका ये जो टैब वाला पार्ट है, ये जो गूगल क्रोम का टैब है, इसके ऊपर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक हमें आइकॉन नज़र आ रहा है। ये जो टेक्स्ट है इसको हम टाइटल कह रहे हैं, ये टाइटल टेक्स्ट है। और जो तस्वीर नज़र आ रही है इसे हम फेविकॉन बोल रहे हैं, ठीक है। सो हम इधर आए, जरा यहाँ पर आकर मैं कीवर्ड लिखता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सपोज हमने कहा किसी यूज़र ने आकर ये सर्च क्यूरी लिखी और एंटर किया, जी, तो ये हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जैसे हमने ये देख रहे हैं, ये बेसिकली हम ये बातें आपको समझनी भी हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। ये कर इसलिए रहे हैं कि भाई SEO में रैंकिंग करने के लिए इसकी ज़रूरत है। सो अब आप ये देख रहे हो कि जैसे ही मैंने कुछ सर्च किया तो जो भी वेबसाइट मेरे सामने आई है तो सबसे ऊपर मुझे ये एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, जिसपे लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इस वेबसाइट का टेक्स्ट देखें क्या है, यही वाला टेक्स्ट है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी यूजर ने आकर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तो ये वाली वेबसाइट टॉप पर आ गई। मगर ये टॉप पर कैसे आई, इसने टेक्स्ट को कहां से निकाला, इसने टेक्स्ट को निकाला टाइटल में से। इसका मतलब क्या हुआ कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल में लिखा हुआ टेक्स्ट मोस्टली रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो हमें ये समझना है कि ये टाइटल का टेक्स्ट कैसे चेंज होगा किसी भी वेबसाइट में। सो हमने ये कहा कि इसके लिए हमें क्या समझना है, टाइटल का टैग समझना है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं वापस। अब ये वाला जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ये हम कैसे लिख रहे हैं, यहां पर देखें किस हिस्से में लिख रहे हैं, टाइटल के टैग के अंदर लिख रहे हैं। SEO बेसिक HTML आती है ना आपको, ठीक है। तो ये हमने टाइटल का टैग लगाया और टाइटल के टैग्स की लेंथ कितनी होती है, 60 कैरेक्टर्स इसकी लेंथ होती है। गूगल हमें ये कहता है कि जब आप किसी वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे, बेसिकली आप वेबसाइट के टाइटल में क्या ऐड करोगे, कीवर्ड। सो आपने इसके टाइटल को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 कैरेक्टर्स में लिखना है। 60 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर हम इसको लिखेंगे तो गूगल उसे क्राउल नहीं करेगा।
यानी उसे इग्नोर कर देगा, मतलब वो रैंकिंग में काउंट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपना छोटा कीवर्ड, और अगर हमारे दो छोटे कीवर्ड्स हों तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एक छोटा कीवर्ड यूज़ कर लें और एक अपना ब्रांड नेम यूज़ कर लें। जैसे मैंने लिखा है ना, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, और कंपनी का नाम हो एम्बेसडर या दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो आगे मैं उसका नाम लिख दूंगा, ताकि जब कोई बंदा उसका नाम लिखे तो भी वो आ जाए, और जब वो कोई कीवर्ड लिखे तो भी वो नज़र आ जाए। सो हमने ये टाइटल ऐड कर दिया। इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ जी, सेकंड। इसके अंदर जो दूसरा टैग हमने कल पढ़ा था वो क्या था, वो जो मैंने वेबसाइट में अभी आपको दिखाया भी है, वो ये तस्वीर नज़र आ रही है हमें, जो इस तस्वीर को हम टेक्निकली कॉल करते हैं फेविकॉन इमेज। इस तस्वीर को हम टेक्निकली कॉल करते हैं फेविकॉन इमेज। अब ये लगाने के लिए हमारे पास कौन सा HTML का टैग है, ये लगाने के लिए हमारे पास लिंक का टैग है। अब बेसिकली हम काम किस पे कर रहे हैं, HTML में, लेकिन साथ में हम बात तस्वीर की भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टैग लगाया हमने लिंक, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ गया REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। मैंने क्या बताया था कि जब एक HTML टैग के अंदर हम कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे एग्जैक्टली कॉल क्या करते हैं कि ये क्या चीज़ है, उस ऑप्शन का क्या नाम है। ऑप्शन को हम कैसे एड्रेस करते हैं, ऑप्शन को क्या कहते हैं HTML में, एट्रीब्यूट्स। यानी जो मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं वो सब क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम इस वक्त देखें तो लिंक के टैग में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, अब मैंने नेक्स्ट टाइम ऑप्शन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, ऑप्शन का वर्ड मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इस्तेमाल किया। तो पहला एट्रीब्यूट है REL और रिलेशन, और दूसरा एट्रीब्यूट है href। रिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलेशन क्या शो करना है हमने, शॉर्टकट आइकॉन का। ये हमें HTML कह रहे कि ये यूज करो, भाई मैं अपनी चॉइस से नहीं है लिख रहा। हाँ, तो कहता है जब आपने फेविकॉन लगाना है तो आपने रिलेशन का एट्रीब्यूट और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन देना है वो क्या देना है, शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट एक वर्ड है और आइकॉन एक वर्ड है, और उसके आगे href लगा के आपने उस इमेज का नाम बताना है जिस इमेज को आप फेविकॉन के तौर पर शो कर रहे हैं। जिस इमेज को हम फेविकॉन के तौर पर शो कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेज भी हमारे पास होना चाहिए ना। अगर आपके पास इमेज ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। दूसरी बात, ये जो इमेज हो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, PNG होना चाहिए HTML के पॉइंट से। उसके बाद वो क्या कहता है, इसका नाम क्या होना चाहिए इमेज का, फेविकॉन होना चाहिए। चले, अब हमने इस फाइल को सेव किया था, जरा देखें सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ है। HTML में मैंने इसे रखा था शायद C के ऊपर ही, कि D पे रखा था, D पे रखा था। जी, ये भी फाइल बना ली मैंने सेकंड डे के नाम से। अब मैं इसको जरा डबल क्लिक करता हूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। कहां पे खुलेगी, क्रोम में। जी खुल गई। अब ये देखें इसके ऊपर आइकॉन आ गया। ये क्या है इसका, फेविकॉन, और ये क्या है इसका टाइटल, दोनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, ये हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में। अब ये वाला जो इमेज है ये कहां पड़ा हुआ है, जरा देखें। यहीं पड़ा हुआ है ना, ये फेविकॉन पड़ा हुआ है, यहीं पर पड़ा हुआ है। मैंने आपको जो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई ये इमेज जहां पड़ा होगा ना आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अभी तो हमने क्या किया, जहां पर HTML रखी वहीं पर इमेज रख दिया, तो हमें रेफरेंस देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई ये भी इसी फोल्डर में है। लेकिन अगर ये किसी और फोल्डर में हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाला फोल्डर में इसमें रख दूँ, अभी ये फोल्डर खाली है भाई, कुछ नहीं पड़ा हो ना, ये 1 को छोड़ दें, फाइल तो कोई नहीं है इसमें, तो अब करें। और अब मैं इस इमेज को उठाता हूँ यहाँ से और लेके रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से तो गया, अब कहाँ पड़ा हुआ है ये, इमेजेस में। कोडिंग में देखें जरा, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो नहीं बता रहे कि हम इमेजेस में पड़ा हुआ है, नहीं बता रहे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पेज को जरा रिफ्रेश कीजिए, क्या हुआ, डिसअपीयर हो गया ना। क्यों हुआ, क्योंकि जो आप बता रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि ये यहीं पे पड़ा हुआ है, मगर उसको वहां पे मिला ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उसकी लोकेशन चेंज की कि आपको वो लोकेशन बतानी है जहां पर इमेज मौजूद होगा। बेटा आप मोबाइल जरा बंद कर दो,
थोड़ी देर के लिए यार लिफ्ट करा दो हैं। प्लीज़ मोबाइल ना यूज़ करें ड्यूरिंग द क्लास, कोई भी ना यूज़ करें। और अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगली क्लास में मैंने पढ़ाना कम है और प्रैक्टिस आप लोगों से ज़्यादा करवानी है। आप लोग लैपटॉप नहीं लाएंगे तो मैं इस लैपटॉप को अनअटैच करके आपके पास ले आऊँगा, इस पे करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। चलें जी, अब और आगे चलते हैं। फिर अभी पहले तो इस मसले का हल कर लेना। इमेज गायब हो गया ना, क्या करें? मैं इमेज को दिखाना चाहता हूँ लेकिन जहाँ पे रखा हुआ है वहीं से दिखाना चाहता हूँ, मैं जगह नहीं चेंज करना चाह रहा उसकी। तो क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, यहाँ पर आकर उस फोल्डर का नाम भी बता दूंगा जहाँ मैंने इमेज को रखा है, पर पूरा रूट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि फोल्डर इसी में मौजूद है। नाम क्या था फोल्डर का? इमेजेस। चलिए आ गया, वापस आ गया ना, समझ में आ गया? यानी इमेज का रूट आपको बताना। तो आसान आपके लिए अभी के लिए क्या होगा कि आप इमेज को उसी जगह पे रख लो जहां पर आपकी HTML फाइल पड़ी है, तो आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो वहां पर जो उसकी स्टैंडर्ड लोकेशन होती है, जो उसकी स्टैंडर्ड जगह है, वो इमेजेस का फोल्डर ही होता है। जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं HTML फाइल को अलग रखते हैं, इमेजेस को अलग। सो इमेजेस को कहाँ रखते हैं? इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, चलें अब जरा आगे चलें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और अभी तक हमने जो कुछ बनाया पेज में अभी अब नहीं आए, पेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब हम जरा पेज में आने लगे हैं। पेज में आने से पहले जरा यहाँ पर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, आप बुक रीडिंग करते हैं? अब गया, टूट गया, लेके नहीं गए, हाँ टूट गया। ठीक है, अच्छा, बुक रीडिंग करते हैं ना, तो बुक रीडिंग में स्ट्रक्चर क्या होता है? किताबें पढ़ते हैं आप, यानी आपने किताब खोली, पढ़नी शुरू कर दी। भाई सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कैसे पता चलता है? सबसे पहले फाइल के समय के ऊपर इंडेक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है भाई चैप्टर 1 इस सफ़े पर है, चैप्टर 2 इस सफ़े पर है और चैप्टर 10 इस सफ़े पर है। आपने जिस चैप्टर में जाना है आप इजीली उस चैप्टर में चले जाते हो। उसके बाद जब चैप्टर 1 शुरू हुआ तो पहला टॉपिक आ जाता है, हेडिंग लिखी होती है और हेडिंग के साथ लिखा होता है 1, है ना? उसके नीचे कोई छोटे से 1-2 पैराग्राफ लिखे होते हैं, फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक और हेडिंग आ जाती है, समटाइम उस पर लिखा होता है 2। इसका क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है? मतलब पहली हेडिंग पे लिखा हुआ था 1, दूसरी हेडिंग पे लिखा हुआ 2। आपको क्या समझ में आया? समझ में आता है भाई, वो पढ़ते हैं समझ आ जाता है। नया टॉपिक शुरू हो गया, ऐसे है ना? जब 2 लिखा होता है तो आपको लगता है नया टॉपिक शुरू हो गया, फिर आप नीचे आए और 3 लिखा हुआ आ गया, फिर आपको क्या लगता है? नया टॉपिक शुरू हो गया। ये वाला जो मेथड होता है, ये आज तक कभी किसी टीचर ने स्कूल में बच्चों को समझाया हो? जब मैंने बुक रीडिंग शुरू की तो मैंने कहा भाई किताबें पढ़नी है ना, तो ये देखना 1 का मतलब होगा ये टॉपिक है, जैसे 2 होगा तो दूसरा टॉपिक आ गया। बताया कोई? खुद ही पता लगा, नहीं बताया भाई, किसी ने नहीं बताया। ये तो कोई नहीं बताता, ये तो कॉमन सेंस से हमें पता लगता है, सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर फ्रेंडली सीन है ना, कि जब हम इस तरह करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। अच्छा, अब जब थोड़ी देर के न्यूज़ होते हैं कि पहले टॉपिक पे लिखा हुआ था 1, अब जब दूसरा टॉपिक आया ना तो उस पे लिखा हुआ आ गया 1.2। अब आपको क्या समझ में आया? अब ये उसका सब टॉपिक शुरू हो गया, फिर आ गया 1.3 सब टॉपिक, फिर आ गया 1.4 सब टॉपिक, फिर एकदम क्या आया, उसके नीचे एक और चीज चेंज हो गई है और उसके नीचे लिखा हुआ आ गया 1.4.1। अब क्या हुआ? अब 4 वाला जो पॉइंट है ना, उसका सब टॉपिक शुरू हो गया। ये कितना कॉम्प्लेक्स बातें मैं कर रहा हूँ, मगर ये आज तक आपको किसी ने समझाया नहीं है, ये नेचुरली आप सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हो। इसे हम बोलते हैं कि हमारी बुक्स जो होती हैं, ये उनका स्ट्रक्चरल मॉडल होता है कि रीडर्स को उसे रीड करने में आसानी है। गूगल हमें ये कह रहा है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को भी एक स्ट्रक्चरल मॉडल में बनाएं, ताकि जब कोई बंदा आपकी बुक वेबसाइट पर आए तो उसे पता लग जाए कि कहाँ से आपकी मेन बात चल रही है और कहाँ से आगे से आपका सब टॉपिक शुरू हो। इस मकसद के लिए गूगल हमें ये कहता है
कि आपका डाटा हेडलाइंस और पैराग्राफ्स की शक्ल में, यानी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स की शक्ल में। तो हेडिंग जो है वो HTML की एक प्रॉपर्टी है, हेडिंग स्टाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, H1 H2, उसमें लिखा था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। सेम यही वाले स्टाइल्स HTML में भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इनको देखने लगे। इसका मतलब है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, H1। भाई यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वो H1 है। ठीक है, तो अब हम ये देखने लगे हैं कि ये जो HTML के ये वाले टैग्स हैं ये क्या कहते हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली देखें, पढ़ हम HTML रहे हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस कहाँ पर है, SEO में है। यानी हम ये कह रहे हैं कि किसी ने अगर वेबसाइट बनाई और उसमें उसने हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली वीक है, यानी यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, गूगल फ्रेंडली भी नहीं है। ना तो यूजर को उसमें कुछ कंफर्ट जोन मिलेगा और ना क्राउलर को उसमें कोई कंफर्ट जोन मिलेगा। तो हम ये सीक्वेंस सीख रहे हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना है। अभी भी आगे आ जाओ सर, सैयद मोहम्मद जवान, आफाक अहमद, अनम खालिद, हसन सुबहानी, असीम शहबाज, मोहम्मद अनस भट्ट, सकलैन, सैयद तैमूर, सुभान अली, अबू बकर सिद्दीक, मोइज अंसारी, नबीहा वसीम, वरीशा इरम, आयशा आलमगीर, अब्दुल हादी, रहमान, जहां शेर जफर, इनका नाम नहीं लिया सकता है, मुझे चाहता कि जब खाती है मुझे मिल लेके जाएगा। थैंक यू सर। आपके 5 वाले या 7 वाले में से किसी स्टूडेंट की इस मंथ कंप्लीट हुआ कोर्स आया नहीं है मेरे पास पूरा। अभी तो SEO चल रहा है उनका, अभी मेरा ख्याल है 1-1.5 हफ्ता लगना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर हम डिफाइन करने जा रहे हैं और उस स्ट्रक्चर में हम हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें यह पता लग गया कि हम इसलिए नहीं सीख रहे कि HTML का पार्ट है या वेब डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है। ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर गूगल हमें ये कहता है कि हेडिंग स्टाइल जो है, हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर बैकबोन है वेबसाइट की SEO की, यानी अगर किसी ने अपनी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ या प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो उसकी वेबसाइट SEO के पॉइंट से बैड वेबसाइट है और उसका स्ट्रक्चरल स्कोर जो है वो लेस देन 10 होगा या 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेबसाइट्स आएंगी, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या उस पर हेडिंग स्टाइल्स हैं, अगर हैं तो उनका प्रॉपर इस्तेमाल है कि नहीं है। पहले हम जरा देखते हैं हेडिंग स्टाइल्स कौन से हैं और फिर उसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है ये देखते हैं। यहाँ आया और ये लगा दिया हमने H1। 6 आ रहे हैं ना नजर आपको, ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास। बॉडी में आना है, अब बॉडी में आ गया ना पेज की, अब हम लोग पेज की बॉडी में है ना, तो ये जो कुछ भी काम है पेज की बॉडी में आएगा। आपकी वेबसाइट कहाँ पे आती है ये देखें जरा, ये बॉडी का पार्ट है ना जो हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो 2 काम पढ़े हैं वो कहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे। इट इज़ नॉट अ बॉडी पार्ट, ये पेज की बॉडी नहीं है ना, पेज की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से। जो पेज आप पढ़ते हैं, यानी जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप रीड कर रहे होते हो वो सब कहाँ पे मिल रही होती है आपको, पेज की बॉडी के अंदर मिल रही होती है। यहाँ पर आगे H1, फिलहाल मैं सिर्फ नाम लिख लेता हूँ, हेडिंग, और फिर यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, H2,
एक दो हम ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारे हेडिंग स्टाइल्स का पता लग जाए। एक रह गया कि दो रह गए? थ्री दो बार लिख दिया। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आज जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। दो बार क्यों लिखा है? आज मैंने आप लोगों की शरारत बर्दाश्त कर ली है, अगली दफ़ा नहीं करूँगा, ठीक है? थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि आपको इस कोर्स में सीरियस होना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने बहुत कम पढ़ा था और सिर्फ ये बातें ही डिस्कस की थी कि जो आज हमें लग रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। और ये मॉड्यूल सबसे लंबा मॉड्यूल है, इसलिए अगर हम इसको घसीटेंगे तो फिर ये 1 महीने से 2 महीने पे भी चला जाएगा। सो इसे ना घसीटें तो अच्छी बात है। हम जितना पढ़ें उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करके आएँ तो तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये इसमें बहुत लंबा लेंथ ही जाना है तो आप नहीं बोर होना शुरू हो जाना कुछ देर के बाद कि क्या हो रहा है भाई, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बन गई जी फाइल? अब जरा इसको चलाकर देखते हैं कि इसने क्या किया। रिफ्रेश करें पेज को। आगे हेडिंग स्टाइल्स दिखने में ये फॉर्मेटिंग है, ऐसी है ना? मतलब फॉर्मेटिंग क्या है कि भाई एक हेडिंग स्टाइल बहुत बड़ा है और आखिर वाला हेडिंग स्टाइल बहुत छोटा है। तो देखा जाए तो कहा जाएगा कि भाई अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये कर लो, बड़ा करना हो तो कर लो, छोटा करना हो तो कर लो, ऐसे ही है ना? लेकिन एसईओ का फॉर्मेटिंग से क्या लेना देना? एसईओ का तो फॉर्मेटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो एसईओ पर्पसेस में हम इसको फॉर्मेटिंग के तौर पर यूज़ ही नहीं कर रहे। एसईओ में हम इसे एक आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि गूगल ये कह रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, तीनों ने अपने अलग-अलग कीवर्ड्स रखे हुए हैं। गूगल को कैसे पता लगेगा कि भाई इस कंपनी का कीवर्ड कौन सा? क्या हम ईमेल करेंगे उन्हें कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको रैंक कर दो? ऐसे तो नहीं होगा ना। और उस एक प्रोडक्ट को लेकर कितनी सारी कंपनीज होंगी ऑनलाइन, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है गूगल के लिए आइडेंटिफाई करना कि कीवर्ड कौन सा होगा। सो गूगल ने क्या किया, खुद से कुछ निशान लगा दिए। कहता है भाई आपका जो कीवर्ड होगा ना उनको मैं इन खास जगहों में ढूंढूंगा। पहली जगह कौन सी थी? पहली जगह कौन सी थी कीवर्ड ढूंढने की गूगल की? बोले जो जेल में आ रहा है, भाई गलत भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहली जगह कौन सी थी? टाइटल। पहली जगह कौन सी थी? टाइटल। यानी पहला उसने कहा कि भाई आप जो भी टाइटल में लिखोगे मैं उसे क्या समझूंगा? कीवर्ड। अब वहां पर आप अली लिख दो, XYZ लिख दो, हेलो लिख दो, हाई लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो या अपना कीवर्ड लिख दो, गूगल ने उसको क्या समझना है? कीवर्ड समझना। यानी एक जगह कौन सी होगी? टाइटल। अब दूसरी जगह वो जो कह रहा है कि दूसरी जगह कौन सी है जिसको मैंने आपका कीवर्ड समझना है? हेडिंग स्टाइल। अब उसमें आपका कीवर्ड भी हो सकता है और कीवर्ड में प्राइमरी कीवर्ड भी हो सकते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का एक कीवर्ड होगा जो उसका मेन कीवर्ड होगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कीवर्ड। किसी भी वेबसाइट में जो एक कीवर्ड होगा वो उसका प्राइमरी कीवर्ड होगा और बाकी के कीवर्ड्स उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे। जब हम HTML वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तो हम पूरा लेसन, 1-2 लेसन हमने लेने हैं कीवर्ड्स के ऊपर। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं कि कीवर्ड होता क्या है। तो अब उसने कहा भाई दूसरी जगह मैं कीवर्ड कहाँ ढूंढूंगा? H1 में। हालांकि टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, लेकिन वो ये कहता है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको मैंने एक तो टाइटल में देखना है और एक उसको मैंने H1 में देखना है। अब H1 में आप जो भी लिखोगे गूगल उसे क्या समझ रहा है? आपका कीवर्ड। इसका मतलब है उसको भी वो रैंक करने के लिए इस्तेमाल करने लगा हुआ है। इसके साथ साथ गूगल हमें ये भी कहता है ये जो आपका कीवर्ड है प्राइमरी कीवर्ड, अब मुझे कैसे पता लग रहा है ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है कंटेंट में कि आपने उसको H1 में लगा दिया? अब आप क्या करते हो, कंटेंट डिजाइन करते हुए अपने पेज पर जगह जगह H1 लगा देते हो। हाँ, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बड़ा साइज है, तो भाई जब भी हेडिंग लिखेंगे तो इसमें लगा दो। बड़ी लिखनी है, छोटी लिखनी होगी तो ये लगाएंगे। अगर आपको हर हेडिंग बड़ी लिखनी है तो H1 में लगा दो। सो गूगल कहता है ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप।
फिर तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन से वाला है, क्योंकि पहले हेडिंग 1 में आपने कुछ और लिखा होगा, दूसरे H1 में कुछ और लिखा होगा, तीसरे H1 में कुछ और लिखा होगा। सो आप खुद ही कंफ्यूज है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे साबित क्या हुआ कि गूगल हमें ये कहता है कि अपने पूरे कंटेंट में एक पेज के ऊपर आपने H1 को ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर आप उसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लोगे H1 को, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई पहले वाला कीवर्ड है कि दूसरे वाला। तो अगर आपने H1 को 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर लिया, 2 से ज़्यादा की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ 2 दफ़ा भी अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो गूगल कहेगा भाई आपकी वेबसाइट एसईओ के पॉइंट से वीक है, ये जो एक्स्ट्रा आपने H1 लगाए हुए हैं ये सारे रिमूव करो। इसका मतलब क्या हुआ कि साबित क्या हुआ इससे कि किसी भी वेबसाइट के अंदर H1 का इस्तेमाल सिर्फ एक दफ़ा करना है एक पेज के ऊपर। अच्छा, अब हम दूसरी बात क्या कह रहे थे, सब हेडिंग्स, और दूसरी बात क्या कह रहे थे, सब कीवर्ड्स यानी सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स तो ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपने एक पेज के ऊपर 2 कीवर्ड्स और भी रखे हुए हैं जो कि आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। कहता है H2 को आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो, 3 दफ़ा कर लो, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं। ठीक हो गया। अब इससे में क्या पता लग गया कि आपके एक प्राइमरी कीवर्ड था पहला, एक दूसरा कीवर्ड था। अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि जो बाकी के वर्ड्स हैं आपके और भी तो बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, तो उन सब को हेडिंग स्टाइल्स को H3 को, H4 को, H5 को, H6 को आप सेकेंडरी कीवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज ये पूरे का पूरा हेडिंग स्ट्रक्चर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके, हाँ एसईओ के लिए हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, कीवर्ड्स के लिए हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा हुआ है कॉल नाउ और आपने क्या किया, उसको लगा दिया H6। ठीक है कि गलत है, सही बात है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, इसलिए कि आप गूगल क्या समझेगा, कॉल नाउ को आपका कोई कीवर्ड ही समझेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा हेडिंग स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स या सब कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है, और जो मैसेज आपका कीवर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मैसेज है, उसमें आपने ये हेडिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसा है तो आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, और अगर ऐसा नहीं है तो जब आप अपनी वेबसाइट का एसईओ स्कोर कैलकुलेट करोगे तो गूगल कहेगा कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो 23% है आउट ऑफ 100 या 50% है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ठीक करना है। समझ में आ गई बात? ये हमारा पर्पस है H1 से लेकर H6 तक का। सो हम इसे इसलिए नहीं सीख रहे कि ये HTML डिजाइनिंग के लिए ज़रूरी है, इसे हम इसलिए, इवन ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है सो वो H1 से लेकर H6 तक कोई भी हेडिंग स्टाइल उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया होता। सो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके डिज़ाइन को बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं और उसके अंदर H1 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रा इसकी एग्जाम्पल एक देखें, इधर आए ज़रा, ये लिखा हुआ है जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है ना। ज़रा कंट्रोल F करते हैं, मेरा ख्याल है सभी को पता है ये क्या चीज़ है। इसकी कोडिंग में आ जाते हैं, पहले कंट्रोल U, टेक्स्ट क्या था, मैं इसको ढूंढने लगा, इस टेक्स्ट को मैं ज़रा फाइंड करने जा रहा हूँ कोडिंग में, वेबसाइट की कोडिंग में। सो मैंने इसे किया कॉपी और यहाँ आया, और यहाँ आकर मैंने कहा कंट्रोल F और कंट्रोल V। आगे क्या कहता है, मुझे 8 टाइम्स मिला है, ऐसे ही है। ये तो ऊपर हेड वाला पार्ट है ना जहाँ दिखा रहा है वो। सो मैं यहाँ के जाते कहता हूँ कि बाकी वाले दिखाओ ज़रा जी। ये वाला देखिए आप, लाइन नंबर 342, ये है जी लाइन नंबर 342। देख लें क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है H1 के नहीं लगा हुआ। बेसिकली इसके अंदर H1 हमने लगाया है। जब वेब डिजाइनर ने ये वेबसाइट बनाकर दी तो उसने ये क्लास बनाई हुई थी। बस मैंने आपसे कहा था ना कि 3 चीजें हैं इस वेबसाइट में, HTML, CSS और लैंग्वेज। SEO करते हुए CSS से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, SEO करते हुए लैंग्वेज से भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। SEO करते हुए हमने सिर्फ HTML लगाने। अब जब ये वेबसाइट हमारे पास आई तो हमने ये देखा कि इसने ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है उसको उसने H1 नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेबसाइट स्ट्रक्चर वाइज वीक है।
सो हमने क्या किया, हमने ऐसे नहीं किया कि उसकी सारी वेबसाइट को रिजेक्ट कर दिया। हमने क्या किया कि जहां पर उसने क्लास लगाया हुआ था उसी के अंदर हमने HTML का टैग लगा दिया। अब देख रहे हैं ना, उसी के अंदर हमने ये HTML का टैग सिर्फ इस तरह लगाया। अभी शुरू में क्या लिख दिया H1 और एंड पे जाकर इसको क्लोज कर दिया, बस। तो क्या हुआ, अब गूगल को पता लग गया इसका कीवर्ड कौन सा है। क्लास से गूगल को नहीं पता लग रहा था कि इसका कीवर्ड कौन सा है, लेकिन जैसे ही इसको H1 लगा तो गूगल को मैसेज चला गया कि भाई ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है क्योंकि इसको H1 लगा। समझ में आया पॉइंट के नहीं आया? इसी तरह जब इनके जहां जहां इनके सब कीवर्ड्स होंगे आप देखेंगे वहां पर हमने H2 लगाया होगा, और जो मेन बहुत ज्यादा नीचे जाकर कीवर्ड्स आ रहे होंगे उसको हमने H4 भी किया होगा। एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक H1 होना चाहिए, 2 H2 यूज किए जा सकते हैं, और नंबर ऑफ H3 से लेकर H6 यूज किए जा सकते हैं। ये जो H3 से लेकर H6 हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो बुलेट्स लगाते हैं ना, बुलेट से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं। फिर हम इस हेडिंग स्ट्रक्चर को पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना H5 के साथ, ये मेन कीवर्ड नहीं है, ये क्या है, सब कीवर्ड है। ये जो कुछ मैं लिख रहा हूं ना H6 के साथ, ये मेन कीवर्ड नहीं है, ये क्या है, सब कीवर्ड है। सो ये स्ट्रक्चर अगर हमने फॉलो किया होगा तो गूगल को पता लगेगा कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। अदरवाइज गूगल क्या समझेगा, गूगल समझेगा कि आपकी वेबसाइट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है। सो इस तरह करने से आपने देखा मैंने कोई वेबसाइट का डिजाइन तो बदला ही नहीं है, और आपने नोट किया जो H1 मैंने आपको दिखाया था, नोट किया ये पॉइंट कि नहीं, वो किसी और शक्ल का था और इस वेबसाइट का H1 किसी और शक्ल का है, ऐसे ही है ना। लेकिन इसका H1 कैसा है, ये तो बहुत स्टाइलिश है, मैं कह तो बहुत स्टाइलिश लिखा हुआ है ना, और जो मैंने H1 लगाया वो देखें फर्क है कि नहीं है। राइटिंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली स्टाइलिश बनाने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया, CSS वेब डेवलपर ने। स्टाइलिश तो बन गया मगर गूगल फ्रेंडली नहीं बना। सो हमने क्या किया, उसको उसी तरह ही रहने दिया और उसके साथ जाके लगा दिया H1। अब एक और चीज आपने नोट की कि जब हमने H1 भी लगाया और CSS भी लगाया, यानी एडवांस फॉर्मेटिंग भी की, तो अप्लाई कौन सी फॉर्मेटिंग हुई, एडवांस फॉर्मेटिंग, मगर क्राउलर को मिल गया H1। हमने गूगल क्राउलर को ही H1 दिखाना था, यानी हमने गूगल को दिखाना था कि भाई आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने इसके अंदर H1 इस्तेमाल कर लिया। हायरार्की क्या होती है, तरतीब क्या होती है? तरतीब ये होती है कि जब आप कोई पुरानी चीज़ इस्तेमाल करें और उसके साथ कोई नई चीज़ इस्तेमाल करें, तो नई चीज़ जो होती है वो पुरानी को ओवरलैप करके दिखा रही होती है, देखने की हद तक। मगर गूगल ने जब भी किसी वेबसाइट को रैंक करना है, ये भी ज़हन में रखिए, गूगल यहाँ से देख के रैंक नहीं करता। गूगल ने जब किसी वेबसाइट को रैंक, हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि स्टाइलिश वेबसाइट है तो जल्दी रैंक हो जाएगी, गूगल यहाँ से नहीं देख रहा, गूगल यहाँ से देख रहा है, सोर्स कोड को देख रहा है। गूगल ने रैंक करने के लिए आपकी वेबसाइट का सोर्स कोड इस्तेमाल करना है, यानी उसने आपके सोर्स कोड को चेक करना है। यहाँ से रैंकिंग होनी है, फ्रंट से नहीं होनी। ये बैक एंड है ना उसका, जहाँ पर सोर्सिंग हुई हुई है, जहाँ पर कोडिंग हुई हुई है, और फ्रंट एंड कौन सा है, जो यूजर्स को नजर आ रहा है, ये फ्रंट एंड है। ये इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है जो यूजर्स देख रहे हैं। मगर गूगल इसको रैंक करने के लिए कौन सी जगह से चीजें देख रहा है, इसके सोर्स कोड में। इसीलिए तो यहां पर हमने H1 ऐड कर दिया। समझ में आया? हेडिंग स्ट्रक्चर की बात भी समझ में आई कि व्हाट इज हेडिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता लगा कि हेडिंग स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। हम सिर्फ वो HTML टैग्स देख रहे हैं जिनकी वर्ड SEO में है, जो SEO के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो आज हमने हेडिंग स्टाइल को देखा है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हमारे पास रह गई, उन्हें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या रह गया अभी देखें ज़रा। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो फिर मैंने कुछ लिख के बोल्ड किया हुआ है ना। ये इसका तीसरा क्राइटेरिया आ गया SEO का। कहता है भाई आपका जो पैराग्राफ है, पहले उसने क्या कहा, यूज कीवर्ड इन, आप लोगों ने बताना है, यूज कीवर्ड इन। सबसे पहले क्या कहा उसने कि यूज कीवर्ड इन टाइटल। नंबर 2 फिर उसने क्या कहा, यूज कीवर्ड इन हेडिंग स्टाइल।
और यूज प्राइमरी कीवर्ड ओनली वंस। उसके बाद उसने ये कहा कि आपकी वेबसाइट का जो पहला पैराग्राफ है उसके पहले सेंटेंस के अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। देखिए हमने क्या लिखा, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान ऑफरिंग टर्ंकी किचन सॉल्यूशंस। ये हमने एक पहला सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस के अंदर हमने कीवर्ड को अकोमोडेट किया। और ये तो हो गया, लेकिन इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना। गूगल को कैसे पता लगेगा कि इसमें से हमारा कीवर्ड कौन से वाला है? सो गूगल ने फिर हमें ये कहा कि भाई जो आपका कीवर्ड होगा उसे आपने क्या करना है, जो आपका कीवर्ड होगा उसे आपने क्या करना है, बोल्ड कर देना है। अगली क्लास में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को हम लोग देखेंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आप अगली दफा प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा सख्ती से निपटूंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक।